आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बचपन का नाम नूर-ए-दिन मोहम्मद सलीम था। लोग उन्हें सलीम कहकर भी बुलाते थे। उनके जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था। लोग उन्हें सलीम कहकर भी बुलाते थे। राजकुमार सलीम अकबर और उनकी पसंदीदा रानी के तीसरे बेटे थे। उनके दो बड़े भाई हसन मिर्ज़ा और हुसैन मिर्ज़ा थे, जो जुड़वा बच्चों के रूप में पैदा हुए थे। 1564 ईस्वी में दोनों की शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। चूँकि इन बच्चों की मृत्यु शैशवावस्था में ही हो गई थी, अकबर ने अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी के लिए पवित्र पुरुषों का आशीर्वाद मांगा। जब अकबर को पता चला कि उसकी मुख्य हिंदू पत्नी फिर से एक बच्चे की उम्मीद कर रही है, तो शेख सलीम चिश्ती के आवास के पास सीकरी में एक शाही महल की स्थापना के लिए एक आदेश पारित कर दिया गया, जहां महारानी आसपास के क्षेत्र में आराम का आनंद ले सकती थी। मरियम-उज़-ज़मानी को वहां स्थापित महल में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसकी गर्भावस्था के दौरान अकबर खुद सीकरी की यात्रा करता था और अपना आधा समय सीकरी में ही व्यतीत करता था, जहां मरियम-उज़-ज़मानी ने राजकुमार सलीम को जन्म दिया। उनका नाम शेख सलीम के नाम पर रखा गया था, जिसमें पवित्र व्यक्ति की प्रार्थनाओं की प्रभावकारिता में अकबर का विश्वास था। अकबर अपने उत्तराधिकारी की खबर से बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे के जन्म के अवसर पर एक महान दावत का आदेश दिया और अपराधियों को बड़े अपराध के साथ ही रिहा करने का आदेश दे दिया। पूरे साम्राज्य में आम लोगों की उदारता दी जाती थी और उन्होंने खुद को तुरंत सीकरी जाने के लिए तैयार किया। हालांकि उन्हें उनके दरबारियों द्वारा सलाह दी गई थी कि वे अपने पुत्र के जन्म के तुरंत बाद इतने लंबे समय से प्रतीक्षित पुत्र का चेहरा नहीं देख पाने वाले पिता के हिंदुस्तान में ज्योतिषी विश्वास के कारण सीकरी की अपनी यात्रा में देरी करे। इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा में देरी की और अपने बेटे के जन्म के 41 दिन के बाद अपनी पत्नी और बेटे से मिलने के लिए सीकरी गए। सलीम ने 5 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। इस अवसर पर सम्राट अकबर द्वारा अपने बेटों को शिक्षा में औपचारिक रूप से दीक्षित करते हुए एक बड़ी दावत दी गई थी। उनका पहला शिक्षक कुतुबुद्दीन था। उस शिक्षकों द्वारा सामरिक तर्क और सैन्य युद्ध में उनका उद्घाटन किया गया। उनके मामा भगवान दास युद्ध की रणनीति के विषय पर उनके शिक्षक थे। सलीम फारसी और पूर्व आधुनिक हिंदी में पारंगत हुए। उन्हें तुर्की मुगल पैतृक भाषा का सामाजिक ज्ञान भी था। वह अपने पिता की मृत्यु के 8 दिन बाद गुरुवार 3 नवंबर 1605 को सिंहासन पर बैठे। सलीम नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर चढ़ा और इस तरह 36 साल की उम्र में अपना 22 साल का शासन शुरू किया। जहांगीर को जल्द ही अपने ही बेटे राजकुमार खुसरो मिर्जा को छोड़ना पड़ा। जब दूसरे वाले ने अकबर की इच्छा के आधार पर अपना अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए सिंहासन पर दावा करने का प्रयास किया, 1606 में खुसरो मिर्जा की हार हुई और उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया। जहांगीर अपने तीसरे बेटे राजकुमार खुर्रम यानी कि शाहजहां को अपना पसंदीदा मानते थे। सजा के रूप में खुसरो को उसके छोटे भाई को सौंप दिया गया और आंशिक रूप से अंधा कर दिया गया और उसे मार दिया गया। 16 से 22 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। अपनी जीत के बाद खुर्रम अपने पिता के खिलाफ हो गया और सत्ता के लिए बोली लगाई। खुर्रम ने अपने अंधे बड़े भाई खुसरो मिर्जा की भी हत्या कर दी ताकि सिंहासन के लिए अपना रास्ता सुगम बनाया जा सके। अपने सबसे बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के साथ जहांगीर अपने परिवार के भीतर से चुनौती को हराने और सत्ता बरकरार रखने में सक्षम था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के आगरा दरबार में सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजने के लिए किंग जेम्स को राजी किया। रो 3 साल तक आगरा में रहा। सन 1619 तक मुगल दरबार में रो कथित तौर पर जहांगीर का पसंदीदा बन गया और उसका पीने वाला साथी हो सकता था। निश्चित रूप में वह रेड वाइन के कई बक्से के उपहार के साथ पहुंचे थे और उसे समझाया
बियर क्या था या कैसे बनाया गया था। मिशन का तत्काल परिणाम सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने के लिए अनुमति और सुरक्षा प्राप्त करना था। हालांकि जहांगीर ने कोई बड़ा व्यापारिक विशेषाधिकार स्वीकार नहीं किया था। रो का मिशन मुगल कंपनी संबंध की शुरुआत थी, जो एक साझेदारी के करीब आने वाली चीज में विकसित होगी और EIEC को धीरे धीरे मुगल गठजोड़ में खींचा जाएगा। जबकि रो की विस्तृत पत्रिकाएं जहांगीर के शासनकाल के बारे में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। सम्राट ने एहसान वापस नहीं किया, मतलब अपनी स्वयं की विशाल डायरियों में से रो का कोई उल्लेख नहीं किया। सन 1623 में सम्राट जहांगीर ने अपने तहलदार खां आलम को सफेद फारस भेजा, जिसमें 800 सिपाहियों, स्त्रियों, विद्वानों के साथ सोने और चांदी में अच्छी तरह से सजाए गए 10,000 हावड़ थे, ताकि एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद फारस के अब्बास प्रथम के साथ शांति बातचीत की जा सके। 1626 में जहांगीर ने कंधार के मुगलों को हराने वाले सफाविद के खिलाफ तुर्क, मुगलों और उज़्बेकों के बीच गठबंधन पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने तुर्क सुल्तान मुराद चतुर्थ को एक पत्र भी लिखा था। हालांकि 1627 में उनकी मृत्यु के कारण जहांगीर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। सलीम की पहली और मुख्य पत्नी उनके मामा राजा भगवंत दास शाह बेगम की बेटी थी, जिनसे उनकी युवावस्था में सगाई हुई थी। शाह बेगम से उनकी शादी के समय 1585 में उनका मनसब 12,000 तक बढ़ा दिया गया था। निजामुद्दीन की टिप्पणी है कि उन्हें राजकुमार सलीम की पहली पत्नी के रूप में सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त राजकुमारी माना जाता था। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनसे एक अत्यंत सुंदर महिला के रूप में वर्णित किया है, जिसकी पवित्रता ने उसके उच्च निष्कर्ष को सुशोभित किया है और उल्लेखनीय सुंदरता और अनुग्रह से संपन्न थी। मान बाई के साथ उनका विवाह 24 फरवरी 1585 को उनके पैतृक शहर आमेर में हुआ था, जो उनकी मां मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई का पैतृक शहर भी था। दरबार में कई अन्य रईसों के साथ अकबर ने व्यक्तिगत रूप में आमेर का दौरा किया और विवाह का पालन किया। मान बाई जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नियों में से एक थी। जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा का जन्म देने के बाद उन्हें शाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी शुरुआती पसंदीदा पत्नियों में से राजपूत राजकुमारी मानवती बाई थी, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह राठौर की बेटी थी। शादी 11 जनवरी 1586 को दुल्हन के घर पर हुई थी। जहांगीर ने उसका नाम जगत गोसाई रखा और उसने राजकुमार खुर्रम को जन्म दिया, जो भविष्य में शाहजहां के नाम से जाना गया और जो जहांगीर के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। 26 जून 1586 को उन्होंने बीकानेर के महाराजा राजा राय सिंह की एक बेटी से शादी की। जुलाई 1586 में उन्होंने अबू सईद खान चितगई की बेटी मतिका शिकार बेगम से शादी की। इसके अलावा 1586 में उन्होंने जैन खान कोका के चचेरे भाई हेसत के ख्वाजा हसन की बेटी साहिबा ए जमाल बेगम से शादी की। 1587 में उन्होंने जैसलमेर के महाराजा भीम सिंह की बेटी मलिका जहां बेगम से शादी की। उन्होंने राजा दरिया माल भास की बेटी से भी शादी की। 28 जून 1596 को उन्होंने काबुल के सूबेदार जैन खान कोका और लाहौर की बेटी खास महल बेगम से शादी की। इस शादी का शुरू में अकबर ने विरोध किया था, क्योंकि उसने एक ही आदमी से चचेरे भाइयों की शादी की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन सलीम की उनसे शादी करने से इनकार करने की उदासी देकर अकबर ने इस मिलन को मंजूरी दे दी। वह अपनी शादी के बाद उनकी मुख्य पत्नी में से एक बन गई। 1608 में उन्होंने इंपीरियल परिवार की एक वरिष्ठ सदस्य कासिम खां की बेटी सलीहा बानो बेगम से शादी की। वह उनकी प्रमुख पत्नियों में से एक बन गई और जहांगीर के अधिकांश शासनकाल में उन्होंने इस उपाधि को बरकरार रखा। उनकी मृत्यु के बाद यह उपाधि नूरजहां को दे दी गई। 17 जून 1608 को उन्होंने अंबर के युवराज जगत सिंह की सबसे बड़ी बेटी
कोका कुमारी बेगम से शादी की। यह शादी जहांगीर की मां मरियम उज़ ज़मानी जोधाबाई के महल से हुई थी। 11 जनवरी 1610 को उन्होंने रामचंद्र बुंदेला की बेटी से शादी की। किसी समय उन्होंने बादशाह हुमायूं के बेटे मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम की एक बेटी से भी शादी की थी। वह भी जहांगीर की प्रमुख पत्नियों में से एक थी। जहांगीर ने 25 मई 1611 को मेहरुन्निसा से शादी की, जिसको बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया। वह शेर अफगान की विधवा थी। मेहरुन्निसा उनकी शादी के बाद उनकी सबसे पसंदीदा पत्नी बन गई। जहांगीर की प्रमुख पत्नियों में से एक थी। वह मजाकिया, बुद्धिमान और अत्यधिक सुंदर थे, जिसने जहांगीर को उसकी ओर आकर्षित किया। नूरजहां की उपाधि से सम्मानित होने से पहले उन्हें नूरे महल कहा जाता था। 1620 में सलीहा बानो बेगम की मृत्यु के बाद उन्हें पातशाह बेगम की उपाधि भी दी गई और 1627 में जहांगीर की मृत्यु तक इसे धारण किया। उनकी क्षमताओं के बारे में कहा जाता है कि वे फैशन डिजाइनिंग से लेकर स्थापत्य स्मारकों के निर्माण तक है। वर्ष 1594 में जहांगीर को उसके पिता बादशाह अकबर ने आसफ खां के पास भेजा, जिसे मिर्ज़ा जाफ़र बैग और अबुल फजल इब्न मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेला के पाखंडी वीर सिंह देव को हराने और शहर पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। ओरछा, जिसे विद्रोह के केंद्र माना जाता है। कई क्रूर मुठभेड़ों के बाद जहांगीर 12,000 की सेना के साथ पहुंचे और अंत में बुंदेला को अपने अधीन कर लिया और वीर सिंह देव को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जबरदस्त हथों और दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत के बाद वीर सिंह देव ने 5,000 बुंदेल पैदल सेना और 1,000 घुड़सवार सेना को सौंप दिया, लेकिन उन्हें मुगल प्रतिशोध का डर था और अपनी मृत्यु तक भगौड़ा बना रहा था। विजयी जहांगीर ने 26 वर्ष की आयु में अपनी जीत की स्मृति और सम्मान के लिए ओरछा में एक प्रसिद्ध मुगलगढ़ जहांगीर महल को पूरा करने का आदेश दिया। जहांगीर ने तब अली कुली खान की कमान में अपनी सेनाएं इकट्ठी की और कोच बिहार के लक्ष्मी नारायण से युद्ध किया। लक्ष्मी नारायण ने तब मुगलों की अपनी आधिपत्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें नज़ीर की उपाधि दी गई। बाद में अत्रकोथो में एक गैरिसीन की स्थापना की। 1613 में जहांगीर ने कोली की नस्ल के विलुप्त होने के लिए एक घातक आदेश जारी किया, जो गुजरात के सबसे दुर्गम हिस्सों में रहने वाले कुख्यात लुटेरों और लुटेरे थे। उनमें से बड़ी संख्या में कोली प्रमुख को वध कर दिया गया और बाकी ने अपने पहाड़ों और रेगिस्तानों में शिकार किया। ऐसे कोली प्रमुख में 169 सिर बलोडो के सेनापति नूरुल्ला इब्राहिम द्वारा युद्ध में मारे गए। 1613 में पुर्तगालियों में मुगल जहाज रहीमी को जब्त कर लिया, जो 10,000 रुपये के बड़े माल के साथ सूरत से अपने रास्ते पर निकला था तथा तीर्थयात्री जो वार्षिक हज में भाग लेने के लिए मक्का और मदीना जा रहे थे। रहीमी का स्वामित्व जहांगीर की मां और अकबर की पसंदीदा पत्नी मरियम उज़ ज़मानी के पास था। उन्हें अकबर द्वारा मलिकाए हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान की रानी का खिताब दिया गया था और बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान उन्हें उसी के रूप में संदर्भित किया गया था। रहीमी लाल सागर में नौकायान करने वाला सबसे बड़ा भारतीय जहाज था और यूरोपीय लोगों को महान तीर्थ यात्रा जहाज के रूप में जाना जाता था। जब पुर्तगालियों ने अधिकारियों के तौर पर जहाज और यात्रियों को वापस करने से इनकार कर दिया तो मुगल दरबार में आक्रोश असामान्य रूप से गंभीर था। नाराजगी इस तथ्य से बढ़ गई थी कि जहाज का मालिक और संरक्षक कोई और नहीं बल्कि वर्तमान सम्राट की पूजनीय माता थी। जहांगीर स्वयं क्रोधित हुआ और उसने पुर्तगालियों शहर दमन को जब्त करने का आदेश दिया। उसने मुगल साम्राज्य के भीतर सभी पुर्तगालियों को पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने जेसुइट्स से संबंधित चर्चों की ओर जब्त कर लिया। इस प्रकरण को धन के लिए संघर्ष का एक उदाहरण माना जाता है, जो बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के औपनिवेशिकरण की ओर ले जाएगा। जहांगीर मेवाड़ राज्य के साथ एक शताब्दी लंबे संघर्ष को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार था। राजपूतों के खिलाफ अभियान को इतने व्यापक रूप से आगे बढ़ाया गया कि उन्हें जान माल की भारी हानि के साथ समर्पण करना पड़ा। 1608 में जहांगीर ने बंगाल में बोरोबुयान संघर्ष के विद्रोही मूसा खान को वश में करने के लिए इस्लाम खान प्रथम को तैनात किया, जो उसे कैद करने में सक्षम था।
जहांगीर ने 1615 में कांगड़ा किले पर भी कब्जा कर लिया, जिसके शासक अकबर से शासनकाल के दौरान मुगल जागीरदार के अधीन आ गए। नतीजतन एक घेराबंदी कर गई और किले को 1620 में ले लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चंबा के राजा को प्रस्तुत किया गया और इस क्षेत्र के सभी राजाओं ने सबसे महान थे। कश्मीर राज्य में किश्तवाड़ जिलों को भी जीत लिया गया था। जहांगीर कश्मीर और काबुल का दौरा करने अपने स्वास्थ्य को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। वह काबुल से कश्मीर गया, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण लाहौर लौटने का फैसला किया। कश्मीर से लाहौर की यात्रा पर जहांगीर की मृत्यु में भीमबेस के पास हुई। इन्हें कश्मीर से भीमबर के पास बाक्सर किले के अंदर दफनाया गया। शव को पालकी से लाहौर ले जाया गया और उस शहर के एक उपनगर सदराबाद में दफनाया गया। सुरजीपुर मकबरा आज एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण स्थल है। जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका तीसरा बेटा राजकुमार खुर्रम था, जिसका शाही नाम शाहजहां लिया था।